पिछले क्लास में हम लोग कंडक्टिविटी पढ़े थे और वहीं पे अपना क्लास खत्म किए थे। आपको बोले थे कि जो कंडक्टिविटी का डेफिनेशन है वो आज वाले क्लास में यूज होने वाला है, तो आप उसको दिमाग में रखिएगा। तो जो भी बच्चे लास्ट लेक्चर जिनके दिमाग में नहीं हो तो वो पहले लास्ट लेक्चर का कंडक्टिविटी थोड़ा सा देख लें, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज होने वाला है। आज का टॉपिक है ऐसे, सबसे पहला मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है ये लैम्बडा है। अब आपके दिमाग में होगा कि लैम्बडा तो ऐसे लिखते हैं, तो जी ये छोटा वाला लैम्बडा है और ये बड़ा वाला लैम्बडा है। जैसे ये छोटा a और ये बड़ा a होता है, ये छोटा b ये बड़ा b होता है, वैसे ही ये छोटा लैम्बडा ये बड़ा लैम्बडा होता है। तो मोलर कंडक्टिविटी को बड़े वाले लैम्बडा से डिनोट करते हैं, इसके नीचे छोटा सा m लिखा हुआ होता है। मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज conductance of 1 mole of electrolyte. It is defined as conductance of 1 mole of electrolyte. देखिए, कहता है कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, बात सुनिएगा, अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, आपको इलेक्ट्रोलाइट कितना है ये पता है, इसका मतलब कि अमाउंट इज फिक्स्ड, अमाउंट फिक्स्ड है, लेकिन वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड। जैसे इसके पीछे वाले डेफिनेशन में, कंडक्टिविटी वाले डेफिनेशन में लिखवाए थे कि इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 ml बोले थे, तो बोले थे कि इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम फिक्स है 1 ml, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट फिक्स नहीं है कि उसमें कितना मोल है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट फिक्स है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स नहीं है। जैसे अगर हम आपको बोल दे, 2 बच्चा है, दोनों को बोल दे कि 100 ग्राम चीनी का शरबत बना के ले आइए अपने घर से, दोनों बच्चे को बोल दिए, अमाउंट फिक्स कर दिए हम ग्राम के सेंस में, बोल दिए कि 100 ग्राम चीनी का आप भी शरबत बना के लाइए और 100 ग्राम चीनी का आप भी शरबत बना के लाइए। तो अगले दिन दोनों आ गए, ये एक जग में शरबत बना के लाए हैं 100 ग्राम चीनी का। इनसे पूछे कि आप नहीं लाए, तो बोले कि हाँ सर नीचे रखवा दिए हैं, 2-4 स्टाफ को भेजिए ना। हम बोले मतलब, तो सर थोड़ा बड़ा ड्राम है, बड़े ड्राम में हम शरबत बनवा के लाए हैं। तो 100 ग्राम चीनी का, दोनों में चीनी का क्वांटिटी सेम है 100 ग्राम, लेकिन उसको एक जग में भी घोल के लाया जा सकता है, एक बड़े से ड्राम में भी घोल के लाया जा सकता है, मतलब वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बात वही है कि इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट फिक्स है 1 मोल, लेकिन वॉल्यूम फिक्स नहीं है। वॉल्यूम क्या है कोई मतलब नहीं, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। अब अगर इस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस पता करें, इस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस पता करें, कंडक्टेंस कैसे पता करिएगा, तो व्हीट स्टोन ब्रिज से जोड़ के पहले इसका रेजिस्टेंस पता करिएगा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लीजिएगा तो कंडक्टेंस हो जाएगा। अब यहां पर जो भी कंडक्टेंस का वैल्यू आएगा उसी को मोलर कंडक्टिविटी कह देंगे। तो कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगा कब, अगर इलेक्ट्रोलाइट कितना हो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। तो ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी। आपको याद दिला दें, जो कंडक्टिविटी पढ़ाए थे उसमें यहां पर 1 ml इलेक्ट्रोलाइट था, मतलब वॉल्यूम फिक्स था 1 ml, और ये इलेक्ट्रोलाइट कितना है, कितना मोल, ये फिक्स नहीं था। तो अगर 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस जो भी होता है उस कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहते हैं, और अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो उसका जो कंडक्टेंस होगा उसको मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे।
एक डेफिनेशन अभी बताएं मोलर कंडक्टिविटी। अगर एग्जाम में आया मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करने तो आपको यही लिखना होगा, इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये सब मत लिखिएगा, फिर ये फिगर बना दीजिएगा, 2 इलेक्ट्रोड दिखा दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, वॉल्यूम कुछ भी है VmL, जो कंडक्टेंस है वो मोलर कंडक्टिविटी हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो कंडक्टिविटी पढ़े हैं जिसको कि कप्पा से डिनोट करते थे, और ये जो मोलर कंडक्टिविटी पढ़े हैं जिसको कि बड़े वाले लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो ये कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन है। लिखेंगे रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी जिसको कि डिनोट करते हैं कप्पा से, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में हम लोग रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला लाइन तो लिखेंगे कि लेट V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, लेट V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolyte has conductance X। बात सुन लीजिए, क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसका वॉल्यूम है V सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम अभी आपको नहीं पता है, वॉल्यूम यहाँ कुछ भी हो सकता है। V सेंटीमीटर क्यूब माने हैं मतलब ये 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 500 ml भी हो सकता है। सेंटीमीटर क्यूब और ml एक ही चीज है। तो बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि V सेंटीमीटर क्यूब कोई इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट है 1 मोल और उसका कंडक्टेंस है X। बात सुनिए, कह रहे हैं कि अगर V सेंटीमीटर क्यूब मतलब VmL, V सेंटीमीटर क्यूब मतलब VmL इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना है 1 मोल, और उसका कंडक्टेंस निकालें, उसका कंडक्टेंस निकालें, और कंडक्टेंस कितना आया तो X। तो आप ये बताइए कि क्या X को मोलर कंडक्टिविटी कहा जा सकता है कि नहीं? आराम से कहा जा सकता है। अभी आप मोलर कंडक्टिविटी का यही डेफिनेशन पढ़े हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस का वैल्यू होता है उसी वैल्यू को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट लिए कितना है तो V सेंटीमीटर, तो V सेंटीमीटर क्यूब हैज कंडक्टेंस। V सेंटीमीटर क्यूब का जब कंडक्टेंस निकालें, VmL का जब कंडक्टेंस निकालें तो कंडक्टेंस कितना था X। अगर यही 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर कंडक्टेंस निकालें, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस तो आएगा X बाई V। यूनिटरी मेथड, VmL का कंडक्टेंस X, तो 1 ml का कंडक्टेंस X बाई V, और 1 ml के कंडक्टेंस को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी बराबर हो गया X बाई V। बोलिए यहां तक तो दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये जो X है वो किसके बराबर है, मोलर कंडक्टिविटी के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी बाई V
ये हो गया फ्रॉम 1, क्योंकि पहले इक्वेशन में हम लोग ये मान लिए थे कि ये जो कंडक्टिविटी है, मतलब ये जो कंडक्टेंस का जो वैल्यू आया है वो किसके बराबर है, तो मोलर कंडक्टिविटी के बराबर। तो यहाँ मोलर कंडक्टिविटी लिख दिया। अब ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी बराबर लिख सकते हैं हम लोग कंडक्टिविटी इनटू भी, ऐसे क्रॉस कर दिया। अब ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये हो सकता है कंडक्टिविटी इनटू 1000/c। यहां तक पूरा समझ में आया होगा, लेकिन ये v को 1000/c कैसे लिख दिए, यहां पे प्रॉब्लम आ रहा होगा कि v को 1000/c कैसे लिख दिए। तो इसको आसानी से क्लियर कर दे रहे हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, तो वो होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कंसंट्रेशन होता है मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। अगर वॉल्यूम लीटर के बजाय मिलीलीटर में दिया हुआ हो, होता लीटर में है, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1000 चला जाएगा ऊपर। आप देखिए कि जो कंडीशन हम लोग लेके चल रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल है, तो अगर n को अगर 1 कर दें, n के जगह पे अगर 1 कर दें तो हो जाएगा 1000 वॉल्यूम इन ml, ये हो जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम है अगर इसको इधर लाएं तो c को नीचे भेजेंगे, ये हो गया 1000/c। तो यही चीज को यहाँ पे पुट किए हैं। यहाँ पे ये जो वॉल्यूम था वो आपका ml में ही था, तो वॉल्यूम की जगह पे लिख सकते हैं 1000/c। तो ये फॉर्मूला हो गया मोलर कंडक्टिविटी बराबर कंडक्टिविटी इनटू 1000/c। तो ये आया रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन मिलेगा कुछ देर के बाद। कॉपी पर अब हेडिंग देना है इसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अभी हम लोग पढ़े कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन पढ़े। रिलेशन है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू 1000/c। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कॉपी पर लिखेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी जैसे डिनोट करते हैं वैसे ही इसको डिनोट करते हैं, ऊपर में ऐसे नोट लगाकर। इसी का एक और दूसरा नाम है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसको पढ़ेंगे, इसको भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पढ़ सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही चीज है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखते हैं कि ये क्या होता है। इसको समझने के लिए पहले वो रिलेशन लिख रहे हैं जो अभी हम लोग लाए हैं। रिलेशन लाए हैं कि मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इंटू 1000/c। ये रिलेशन लाए हैं अभी हम लोग। आप ये चीज समझिए
कि ये रिलेशन इस बात को शो कर रहा है, ये रिलेशन इस बात को शो कर रहा है कि अगर कंसंट्रेशन घटेगा तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ेगा। कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। लिख रहे हैं कि फ्रॉम above relation, from above relation it is clear that from above relation it is clear that on decreasing concentration molar conductivity increases। ये जो रिलेशन है इससे ये बात क्लियर है कि अगर कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। घटाते जाइए बढ़ते जाएगा, घटाते जाइए बढ़ते जाएगा। कैसे घटाइएगा कंसंट्रेशन, कैसे घटाइएगा? जैसे मान लीजिए कि कोई गाढ़ा शरबत है, अगर आपको उसके कंसंट्रेशन को कम करना है तो क्या कीजिएगा, उसको फीका करिएगा, उसको डाइल्यूट करिएगा। तो कंसंट्रेशन घटता है डाइल्यूट करने पर। तो लिखा हुआ है कि ये रिलेशन कह रहा है कि कंसंट्रेशन घटाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, कि जब डाइल्यूट करेंगे, कंसंट्रेशन को कम करना मतलब कि जब डाइल्यूट करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। डाइल्यूट करते जा रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ते जा रहा है, डाइल्यूट करते जा रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ते जा रहा है, और डाइल्यूट किए और बढ़ा। एक समय डाइल्यूट करते 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 कंसंट्रेशन लगभग जीरो के बराबर हो गया, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ते 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 एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया। तो वो जो मैक्सिमम लेवल वाला वैल्यू है उसी को बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कहता है कंसंट्रेशन घटेगा कब, जब डाइल्यूट करेंगे तब। तो अगर डाइल्यूट करते जाएं, डाइल्यूट करते जाएं, डाइल्यूट करते जाएं, मतलब कंसंट्रेशन को घटाते जाएं, घटाते जाएं, घटाते जाएं, तो एक समय कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर देगा, जीरो के करीब पहुंच जाएगा। अब सोचिए ना, अगर एक गिलास शरबत है, आप उसमें पानी मिलाते जा रहे हैं, 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 तो एक समय हो जाएगा कि ये भी कभी शरबत हुआ करता था। मतलब इसका कंसंट्रेशन एकदम जीरो के करीब हो जाएगा, एकदम पानी के जैसा हो जाएगा ये। तो कहता है कि अगर कंसंट्रेशन को आप घटा रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। अगर कंसंट्रेशन को घटाते 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 लगभग जीरो के करीब कर दे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ते 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 एक मैक्सिमम लेवल को पहुंच जाएगा, और उस मैक्सिमम लेवल वाले वैल्यू को हम लोग कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉम अबव रिलेशन इट इज क्लियर दैट ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। ये रिलेशन ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन अगर घटाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, मतलब अगर डाइल्यूट करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देखिए इसका अब डेफिनेशन यहीं से शुरू हो रहा है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, when concentration of electrolyte approaches zero, at infinite dilution when concentration of electrolyte approaches zero, molar conductivity attains a maximum value. At infinite dilution when concentration of electrolyte approaches zero, molar conductivity attains a maximum value called limiting molar conductivity or
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये तो अभी डेफिनेशन बताएं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कुछ नहीं, कंसंट्रेशन को घटाते जाइए, मतलब लगभग जीरो के करीब ले जाइए, तो जो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू बढ़ के जो मैक्सिमम लेवल जो आएगा उसी को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। इसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, एक का नाम था डीबई, एक का नाम था हक्केल, डीबई हक्केल, एक का नाम था ऑनसैगर। डीबई हक्केल ऑनसैगर इक्वेशन, ये तीनों मिलके दिए हैं डीबई हक्केल ऑनसैगर इक्वेशन। ये इक्वेशन है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू -a इंटू सी टू द पावर 1/2 प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। पहले ये रिलेशन लिखें आप, देखिए डीबई हक्केल ऑनसैगर इक्वेशन है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू -a इंटू सी टू द पावर 1/2 प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू -a इंटू √c, इसको √c प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये इक्वेशन डीबई हक्केल ऑनसैगर इक्वेशन है। बिहार बोर्ड वगैरह के एग्जाम में, स्टेट बोर्ड वगैरह के एग्जाम में ये इक्वेशन डायरेक्ट पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन डीबई हक्केल ऑनसैगर इक्वेशन है। इसी को कभी यहाँ कर देगा, इसको भी पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपको दिमाग में रखना है कि ये डीबई हक्केल ऑनसैगर इक्वेशन है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म का है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म का है। देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मैथ्स में पढ़ना होता है कि y बराबर mx, y बराबर mx प्लस c, y बराबर -mx प्लस c, y बराबर -mx, ये सब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। y बराबर mx, y बराबर mx प्लस c, y बराबर -mx प्लस c, y बराबर -mx, ये सब कुछ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। देखिए y बराबर -mx प्लस c, ये इस फॉर्म का इक्वेशन आपको दिख रहा है। ये सब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। होता क्या है कि कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में अगर आप y और x के बीच में अगर ग्राफ बनाएं, जैसे ये है y और ये है x, y और x के बीच में अगर ग्राफ बनाएं, y और x के बीच में, तो जैसे अगर c रहेगा इक्वेशन में तो ग्राफ जो है वो ओरिजिन से नहीं पास करेगा, ओरिजिन से कुछ दूर से पास करेगा। लेकिन अगर यहाँ देखिए y बराबर mx है, c नहीं है, इसका मतलब कि ये जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास करेगा। m का साइन देखिए प्लस है कि माइनस, अगर m का साइन अगर प्लस है तो ये स्लोप होगा पॉजिटिव। ये y बराबर mx का ग्राफ है पहला, y बराबर mx, इसमें स्लोप अगर है, स्लोप जो स्लोप है, अगर इस लाइन का स्लोप निकालिएगा tan थीटा से तो स्लोप आपको m का वैल्यू देगा। ये y बराबर mx का ग्राफ बता रहे हैं। साइड में इसको भी नोट करिएगा, इसको मिटा देंगे अभी आप इसको भी नोट करते चलिएगा। दूसरा दिखा रहे हैं, इसको मिटा देंगे फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। y बराबर mx प्लस c,
अगर y और x के बीच में अगर ग्राफ बनाना है, y और x के बीच में अगर ग्राफ बनाना है, तो यहां देख रहे हैं कि c है तो ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ओरिजिन से कुछ दूर से पास करेगा। ओरिजिन से कुछ दूर से पास करेगा। उसके बाद m का साइन देखिए प्लस है, इसका मतलब कि स्लोप पॉजिटिव होगा। इस तरीके से लाइन का जो स्लोप है वो m का वैल्यू देगा, और ये जो ओरिजिन से इस लाइन का दूरी है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये c का वैल्यू देगा। ये हो गया y बराबर mx, y बराबर mx प्लस c। ये जो तीसरा नंबर दिख रहा है y बराबर माइनस mx प्लस c, अगर इसमें आप y और x के बीच में अगर आप ग्राफ बनाइएगा, थर्ड वाले में, इसमें अगर आप y और x के बीच में अगर आप ग्राफ बनाइएगा, तो पहले देख लीजिए कि इसमें c है तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ओरिजिन से कुछ दूर से पास करेगा। m का साइन निगेटिव है तो स्लोप ऊपर नहीं जाएगा, स्लोप नीचे की तरफ आएगा। ये हुआ y बराबर माइनस mx प्लस c का ग्राफ। हमेशा ये जो इंटरसेप्ट है ये आपको c का वैल्यू देता है, और जो स्लोप है वो आपको m का वैल्यू देता है। अगर चौथा y बराबर mx है, y और x, इसमें आप देख लीजिए कि कहीं पे c नहीं लिखा हुआ है, मतलब ग्राफ कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। m का साइन निगेटिव है तो ये नीचे की तरफ ग्राफ होगा। तो ये सब कुछ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसमें हम लोग y और x के बीच में ग्राफ बनाते हैं। ये सब मैथ्स का टॉपिक है, इसलिए बोर्ड पे थोड़ा बहुत लिख देते हैं कि अगर कोई बायो का बच्चा हो तो उसका बीपी लो नहीं हो जाए। वो सब ये बात को नोट करे, दिमाग में रखे कि हाँ ये सब इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। ये अगले चैप्टर में भी, केमिकल काइनेटिक्स में भी इसका यूज होएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये है y बराबर माइनस mx प्लस c, ये इस फॉर्म का इक्वेशन है। अगर इसमें y और x के बीच में अगर ग्राफ बनाए, y और x के बीच में अगर ग्राफ बनाए, तो ग्राफ आप देख रहे हैं कि ओरिजिन से पास नहीं करेगा क्योंकि इसमें c है, ओरिजिन से दूर से पास करेगा। ये जो m है, m का साइन निगेटिव है तो स्लोप नीचे की तरफ होगा। इस तरीके से ये मोलर कंडक्टिविटी और रूट c के बीच में अगर आप ग्राफ बनाएं इस इक्वेशन के अनुसार, तो ग्राफ ऐसा आएगा। आप जानते हैं कि ये ओरिजिन से ये लाइन का जो दूरी है वो इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट का वैल्यू आपको देता है c का वैल्यू, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू। बात समझिए, बात कहां से कहां कैसे पहुंच गया। मोलर कंडक्टिविटी हम लोग पढ़े कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट है, उसका जो कंडक्टेंस का वैल्यू होगा उसको मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। कंडक्टिविटी हम लोग पढ़े कि एक ml अगर इलेक्ट्रोलाइट है, उसका जो कंडक्टेंस का वैल्यू होगा उसको कंडक्टिविटी कहेंगे। दोनों के बीच का रिलेशन पढ़े कि मोलर कंडक्टिविटी बराबर कंडक्टिविटी इंटू 1000 बटा c हो गया। अब उस रिलेशन में देखें कि कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटते जाएगा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगा। एक समय आएगा कि दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन घटते जाएगा मतलब वैल्यू जीरो होते जाएगा, और जब जीरो के करीब आ जाएगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। वो मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कह देंगे। लेकिन अगर कोई पूछे कि लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ठीक है ये है, तो अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए डिबई, हक्केल, ऑनसैगर साहब मिलके एक इक्वेशन दिए। वो बोले कि अगर मोलर कंडक्टिविटी और रूट ओवर सी के बीच में अगर आप ग्राफ बनाइए, आप देखिए कंसंट्रेशन को घटाइए जीरो के करीब लाइए। जब कंसंट्रेशन जीरो पहुंच जाएगा, कंसंट्रेशन देखिए अगर यहाँ है, कंसंट्रेशन देखिए इतना ज्यादा है,
तो अगर मोलर कंडक्टिविटी उस समय अगर हमको देखना है तो इसको ऊपर बढ़ाएंगे, अब मोलर कंडक्टिविटी के करीब लाएंगे। तो जब कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है तो मोलर कंडक्टिविटी इतना है, इतना कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू ये है, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा तो मोलर कंडक्टिविटी कम। अब कंसंट्रेशन को अगर हम यहां से यहां कर दें, कंसंट्रेशन को अगर हम कम कर दें तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गया, यहां से यहां पहुंच गया। कंसंट्रेशन को घटाते जा रहे हैं और कम किए तो मोलर कंडक्टिविटी देखिए और बढ़ गया, यहां से यहां पहुंच गया। कंसंट्रेशन को जीरो कर दिए, मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम पे पहुंच गया, यही हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये डीबाई, हक्केल और ऑनसैगर साहब ये ग्राफ बताए कि कैसे आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद फिर एक समस्या आ गया। वो समस्या ये आया कि पहले तो आप यहां तक ऐसे लिखेंगे कि कंसंट्रेशन घटा रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी का जो मैक्सिमम वैल्यू आया उसको हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। लेकिन एक समस्या ये आया कि वी कांट कैलकुलेट the value of limiting molar conductivity. We can't calculate the value of limiting molar conductivity of weak electrolyte by the help of this graph. ये समस्या आया, कहता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू हम लोग इस ग्राफ के मदद से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? एज कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट अप्रोचेज जीरो। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है वो जीरो के करीब नहीं जाता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी हम इस लाइन को छोड़ के पहले ये सब मिटाते हैं। देखिए कहता है कि आप बखूबी पहले देखे हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कि इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का है, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का है, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपको ये बात याद होगा कि जैसे अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 100% आयन में टूटता है। ये आपके जहन में होगा कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% आयन में टूटेगा। टाइम जीरो है, कंसंट्रेशन लिए C, तो ये शुरुआत में होता था जीरो, ये शुरुआत में होता था जीरो, क्योंकि टाइम जीरो है, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ। समय जैसे ही कुछ बीतता था तो ये घटते घटते जीरो हो जाता था, ये होता था C, ये होता था C। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मतलब हम लोग ये पढ़े हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन घटते घटते जीरो होगा। तो कंसंट्रेशन घटते घटते अगर जीरो हो गया तो आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो आराम से निकाल सकते हैं ये ग्राफ बना के। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में फिर ये पढ़ते थे, ये लिखने के बाद पहले ये लिखेंगे फिर ये लिख लेंगे तब यहां पे आएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग पढ़ते थे कि जैसे अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 100% आयन में टूटता ही नहीं है। टाइम जीरो होता है, कंसंट्रेशन C, तो ये जीरो क्योंकि टाइम जीरो है। समय कुछ बीतता है तो C में से घटता है C अल्फा। अल्फा को हम लोग बोलते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मतलब होता था परसेंटेज बटा 100, कि अगर ये 1% आयन में टूट रहा है तो 1/100। ये C अल्फा, तो ये भी C अल्फा, ये भी C अल्फा। लेकिन क्या इसको जीरो लिखते थे? नहीं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो कंसंट्रेशन है वो जीरो नहीं होता है,
अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आप ये ग्राफ बनाना चाहिएगा तो ग्राफ नहीं बन पाएगा। बात समझाते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। ये वाले ग्राफ को हम पहले मिटा रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आराम से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग निकाल सकते हैं। लिखे हैं कि हम लोग नहीं निकाल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो जीरो नहीं होगा। मतलब यहां तक लिखने के बाद फिर इधर ग्राफ बनाएंगे कि अगर मोलर कंडक्टिविटी रूट ओवर सी के बीच में अगर ग्राफ बनाए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे। मतलब कंसंट्रेशन घट रहा है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन घटते घटते कभी जीरो हुआ ही नहीं, ये इस लाइन को टच करेगा ही नहीं। इस तरीके से ग्राफ भाग जाएगा। कंसंट्रेशन घट रहा है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, लेकिन इस लाइन को टच करेगा ही नहीं। जब ये टच करेगा ही नहीं तो हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इस ग्राफ के मदद से ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालेंगे फिर? तो उसके लिए फिर एक और आगे लॉ आया, कोलरॉचेज लॉ। वो लॉ आपको आइडिया देगा कि कैसे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर वैल्यू कैलकुलेट करना होता है तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग ये डी-बाई-हक्केल-ऑनसैगर इक्वेशन के ग्राफ से, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ, एक बात आपको और बता दें कि अल्फा बराबर तो होता है परसेंटेज बाई 100, लेकिन यहाँ पे अगर आपको अल्फा अगर निकालना हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो ये भी फॉर्मूला यूज होगा, मोलर कंडक्टिविटी बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और ये जो इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो निकालने का फॉर्मूला था C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं पहले भी सॉल्यूशन चैप्टर में, जब वेंट हॉफ फैक्टर पढ़ा रहे थे तब। तो आपको दिमाग में रखना है ये फॉर्मूला। अब इसके बाद कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू पता करेंगे कोलरॉचेज लॉ के द्वारा। अब वो हम लोग लॉ देखेंगे आगे के क्लासों में। तो आज के क्लास में आप इतना ही पढ़ें। इसके आगे अब कोलरॉचेज लॉ बताएंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे कि कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू आप पता कर सकते हो। ठीक है, एनफ फॉर द डे।